नमस्कार मित्रों, मैं नितेश सिंह। अतुल लोहिया सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से बिहार पीसीएस जो 17th बीपीएससी हुआ था उसके जीएस पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 में जो है पहला खंड मतलब सेक्शन ए जिसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बातें की गई हैं, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हो सकता है, क्या क्या लिखना है। वैसे तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो विगत दिनों में, विगत का मतलब है 67 के बाद, आफ्टर 67, 68 और 69 के दौर से थोड़ी सी पैटर्न में चेंज की गई है। लेकिन अगर हम 17वीं बीपीएससी को देखें तो लगता है कि कुछ क्वेश्चन ज़रूर नया पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो परंपरागत क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं पटना कलम की, हम बात कर लेते हैं मौर्य कला की, हम बात कर लेते हैं संथाल और बिरसा मुंडा की, हम बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो ऐसे क्वेश्चन जो है फिक्स है, जो हर बार पूछा जाता है। तो वैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो भी पूछा गया है। कुछ नए टर्म्स और कंडीशंस के साथ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे गांधी की अगर हम बात करें तो गांधी के साथ कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं, या फिर तकनीकी शिक्षा का भी जो क्वेश्चन है वो भी परंपरागत है, यानी कि विगत वर्षों में पूछा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग विचारधारा की बात करें तो बीपीएससी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन और जो सबसे जिस पर कि आप विश्वास कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले से कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसकी दायरा यहीं तक सीमित है, वो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। और वैसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स के हैं वो ज़रूर थोड़ी सी चैलेंजिंग एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें, इस बार का मतलब है 17th बीपीएससी, तो फिर वो भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे लगता है कि इसके जो क्वेश्चन आसान होते हैं और जो परंपरागत होता है उसमें सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों की होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसी रास्ते से आप जाएं जिस रास्ते से आप रोज़ जा रहे हैं, है ना, लेकिन कोई देखने वाला हो तो फिर आपको समस्या हो जाएगी कि क्या शुरू करें क्या नहीं शुरू करें। लेकिन नया रास्ता का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में नया चीज़ सर्च भी चल रहा है, नई अप्रोच भी चल रही है, नए खोज को भी आप डेवलप कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम विकास की अवस्था की बात करें, नए सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात करें तो चीज़ें आसानी से हो जाती है। क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, है ना। तो आ जाइए, अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। पहले जो नए बच्चे हैं जिन्हें आइडिया कम है उन्हें मैं बता दूं कि जो जीएस का पेपर है ना, जो जीएस का पेपर है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझिए कि जो जीएस का पेपर है 1, इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 300 नंबर, 300 मार्क्स। 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो पहला सेक्शन है, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए, है ना, और ये आपका क्या हो गया, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। अगर हम बात करें हिस्ट्री और फिर हम चर्चा कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की, ये हमारा पहला सेक्टर हो गया। और इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ से सब मिलाकर के 114 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने के भाई, 114 नंबर के, है ना। और ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक तथ्यात्मक चीज़ों को भी समझे तो 114 नंबर के क्वेश्चन में जो होगा, अगर हम उसकी बात करें तो 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, है ना, 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और ये हो गया 24 मार्क्स। इसके बाद जो है 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, है ना, यानी कि ये हो गया 14 नंबर, और फिर 38 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, है ना, और ये हो गया आपका 76। अगर हम सबको जोड़ लें तो यह हो जाएगा 114।
है ना, 114 नंबर, ये आपके टोटल मार्क्स हो गए हिस्ट्री के। और यहाँ बहुत अच्छा करेंगे तो आप 85-90 नंबर ला सकते हैं, अगर बहुत अच्छा करते हैं तो। लेकिन 85-90 लाने के लिए ना आपको प्लान करनी होगी, तभी ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। क्यों प्लान करनी होगी? क्योंकि भूमिका में हमें क्या लिखना है, जो है ना इंट्रोडक्शन हमारी जो है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, बैलेंस अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट कितना डालना है, कंसेप्ट कितना रखना है, ये भी हमें जानना होगा। तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को भी हम जो है बैलेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक नए सेक्टर्स को या नई डेवलपमेंट को लागू किया जाता है। और यही कारण है कि हम 8×3 का 24 और 7×14 और 38 × 2 76 से, यानी सब मिला के 114। अब इसमें एक चीज़ रहेगा कि जो 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे और 7 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके ऑप्शन नहीं रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन मिल गया तब 5 लिखना है। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है जब क्वेश्चन अधिक हो और उसमें से लिखना कम हो। लेकिन जितने क्वेश्चन हो और सब लिखना हो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे, जब ये लिखा होता है तो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, स्मृति पर आधारित है, जिसमें आपको बहुत बैलेंस अप्रोच न डेवलप हो, उसको भी आपको लिखना पड़ता है, भले आप साधारण लिखें, है ना। लेकिन 38 मार्क्स में ऐसा नहीं है। 38 मार्क्स में क्या है कि आपके एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद या कर देगा। क्या भाई? एक क्वेश्चन होगा और फिर या कर देगा। तो एक क्वेश्चन जैसे 38 मार्क्स का होगा, जिससे मान लीजिए आगे क्वेश्चन की चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करें और महात्मा गांधी की भूमिका को बताएं, और फिर नीचे या करके लिख दिया कि बिहार में तकनीकी शिक्षा का वर्णन करें और वर्तमान परिदृश्य में यह कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में चर्चा करें। तो अब दोनों में से कोई एक लिखना होगा, या तो पहला ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला। तो 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत है। क्या भाई? थोड़ी सी राहत है। और जो 8 मार्क्स वाले और 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें कोई राहत नहीं। और यही कारण है कि 8 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छा करने के लिए आपको ओवरऑल पूरी सिलेबस को पढ़ के जाना होगा। अगर पूरी सिलेबस पे सामान्य समझ नहीं रखेंगे तो 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएगा। और बिहार में जो है, जब से ये GS1 GS2 के साथ निबंध जुड़ा है, तब से एक बात प्रचलन में है कि क्वेश्चन छूटा तो बिहार में आप आउट हो गए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन पेपर 2 में है, एक भी क्वेश्चन छोड़ दिए तो समझिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरा, एक और बिहार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि बिहार में स्टैटिक्स गलत नहीं होना चाहिए। जो सांख्यिकी का प्रश्न है 72 मार्क्स के हैं, वो इतना बड़ा सा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर आप देखिए जिस बच्चा को उधर 228 72 नंबर हटा दीजिए, 228 में 100 नंबर भी आ रहा है ना, और स्टैटिक्स वो सही बना दिया है 72 का, तो उसके नंबर हो जा रहे हैं 172, है ना। अगर वो 228 में अगर 120-25 नंबर ला दिया, है ना, 120 नंबर 125 नंबर ला दिया, तो उसके आंकड़े 200 के आसपास हो जाएंगे, 72 लाया है तो। और 200 आने का मतलब एक पेपर में आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। तो हमेशा से इस बात का आप ध्यान रखिए कि बिहार PCS का आपको मेंस देना है तो उसमें आपको स्टैटिक्स के पार्ट को बहुत अच्छा रखना ही होगा। अगर आप नहीं रखते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दीवा स्वप्न है, जिसके लिए आपको बहुत बड़ी रिजर्वेशन या बहुत बड़ी छूट होनी चाहिए, और ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अगर हम इस विचारधारा को समझें, इस तरह की डेवलपमेंट को समझें, तो ये कह सकते हैं कि नए अप्रोच में चीज़ों को समझना होगा। हाँ, हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि ये जो 114 नंबर है, इसमें अगर आप बहुत अच्छा से प्लानिंग करेंगे तो यहाँ से आप 85 to 90 नंबर ला सकते हैं, है ना, 85 to 90। और अगर हम बात करते हैं उसमें जो आपका 114 नंबर का एक दूसरा पेपर होगा, सॉरी इसी सेक्शन में दूसरा, इसी पेपर में दूसरा सेक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है इंटरनेशनल रिलेशन और करेंट अफेयर्स, है ना, सब मिलाकर होता है। तो वो जो पेपर, उसमें अगर हम 60 भी लाते हैं तो 8, 6, 14, 140-45 नंबर यहाँ हो गया, और 72 वो 220-25 नंबर आप प्लानिंग करके बहुत अच्छा से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्लानिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है स्पीड को मेंटेन रखना। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिनके 72 मार्क्स के स्टैटिक्स बिल्कुल सही है,
उनके बाकी पेपर के जो आंसर है उसमें जान नहीं है। लेकिन जिसने अपनी स्पीड को मेंटेन रख लिया, मतलब उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, 35-40 मिनट में अगर स्टैटिक्स सही कर लेता है और उसके बाद उधर भी स्पीड अच्छी है, तो वो बच्चा 200 प्लस नंबर लाएगा ही लाएगा। और यहाँ 200 प्लस नंबर आने का मतलब है कि कहीं अगर थोड़ा सा 10-5 नंबर ऊपर नीचे भी हुआ ना, तो रैंक घबराएगा, सिलेक्शन नहीं घबराएगा, सिलेक्शन आपका होना ही होना है। तो हम चीज़ों को समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है। और दूसरा, अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका कि बच्चे अपने से सिलेबस खरीद करके, प्रीवियस पेपर खरीद करके और घर पे देखते हैं। नहीं, अब वो सब टीचर पर डिपेंडेंट है। उनको लगता है कि जो शिक्षक है वही मार्गदर्शक है और वही खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, वो सब हमें बताए और मैं सिर्फ उसको पढ़ करके सिलेक्ट हो जाऊं। तो ये दौर है। इस कारण से मैं अगर बात करूं तो अलग अलग से एक जो सबसे बड़ी सी बात हम लोग सामने आता है वो ये आता है कि बिहार पीसीएस में जब से 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन हुए हैं, तब से कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। क्या भाई? हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं, अगर हम लोग बात करें हिंदी में, कि जो है संवैधानिक विकास का इतिहास, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं संवैधानिक विकास का इतिहास। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम संवैधानिक विकास का इतिहास, तो ये कहीं ना कहीं एक नए टर्म्स को, एक नई विचारधारा को जन्म देता है। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे पहले जो क्वेश्चन होते थे अलग अलग, उनसे जब चेंज हुआ है, जब से हमारे यहाँ टिप्पणी करना, लघु उत्तरीय प्रश्न 7 और 8 मार्क्स के शुरू हुए हैं, तब से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। और ये ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपने तैयार ढंग से कर लिया है तो फिर बहुत आसानी से यहाँ चीज़ों को लिख लेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके बाद ही जो है 1861 के अधिनियम की बात चलती है। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम विचारधारा की बात करें तो, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह एक महत्वपूर्ण कानून था। संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो ये अधिनियम था, एक्ट था। और ये अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसके कुछ मुख्य विशेषताएं थे, जिनको आपको लिख करके और फिर उनको समझा देना है। क्या भाई? कुछ मुख्य विशेषताएं थे। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत, यहाँ से जो हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है, और ये है कि प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक नई विचारधारा को डेवलप करता है। प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत, यहाँ से जो है इसकी एक नई अप्रोच डेवलप होती है। और ये कह लें कि 1861 के लिए एक स्पेशल केस है, या कह सकते हैं कि एक नए सेशंस की डेवलपमेंट है, जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी यहीं से होती है। जो केंद्रीकरण की रणनीति थी, उसके जगह पर विकेंद्र जो है, सेंट्रलाइज जो डेवलपमेंट था, उसको अलग करके हम विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, एक नए एक्सेप्टेंस के साथ चीज़ें जुड़ती रही, और ये कहीं ना कहीं नए सिचुएशंस को डेवलप कर रहे थे, नई विचारधारा को हम जो है डेवलप कर रहे थे। पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, इसकी मान्यता की बात कर रहा है। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है ना। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता, तो ये कहीं ना कहीं एक नए सिस्टम से, एक नई विचारधारा से डेवलप हुए हैं। और यही कारण है कि इसको जो है एक नई डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं।
और एक जो यहाँ पे और भी हम बात करेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी यहाँ पे डेवलप की गई है ना। तो हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये इसी समय में शुरू किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि ये कहीं ना कहीं एक नए सिचुएशंस को डेवलप करता है, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे नई विधान परिषदों की स्थापना। यहाँ पे ही हम चर्चा कर लेंगे नई विधान परिषदों की स्थापना। तो ये कहीं ना कहीं एक नया सिचुएशन थे, नई डेवलपमेंट थी, जो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। विधान परिषद की जो है शुरुआत, परिषदों की स्थापना की बात की गई, और फिर इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य थे, उनके भी नामांकन की बात की गई। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, और वो है गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। अब आप समझिएगा नामांकन, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, एक नए विषय के साथ जुड़ता है। और कहते हैं कि 1861 का जो अधिनियम है, ये जो नई सिचुएशंस है, जो विचारधारा है, एक कहीं ना कहीं डेवलप होता है। तो हम लोग अगर 1861 की बात करते हैं, 1861 की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग का ये सबसे पहला क्वेश्चन था। और यहाँ पे इन 5 से 6 पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि 8 में आपको 5 साढ़े 5 नंबर तक इसमें मिलने की संभावना प्रबल होगी, है ना। लेकिन अगर आप 1-2 पॉइंट लिखते हैं, उसी को घुमा घुमा रहे हैं, तो फिर आपको 4 नंबर, साढ़े 3 नंबर, है ना, इतना नंबर मिलेगा। 50% नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन प्रयास यही करिए कि जब क्वेश्चन एक ही जगह से पूछा जा रहा है, क्या भाई, जब क्वेश्चन एक ही जगह से पूछा जा रहा है, तो उस जगह को हम अच्छा से तैयार कर लें, उस जगह को हम बहुत अच्छा से देख लें, और फिर उसी को आगे करते रहें। तो इससे क्या होगा कि सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी, सुधार की जो एक्सेप्टेंस है वह है डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग आज चर्चा ये इस बात की कर रहे थे कि जो पहला क्वेश्चन है 1861 का अधिनियम परिषद की हम बात करते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे डेवलप किया गया, उसमें प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की गई। यहाँ आप ये बता देंगे कि 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट से संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई, और 1858 के बाद, ये 1858 से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर क्राउन की शक्ति को जो है विस्तार मिला। और फिर ये चर्चा कर देंगे कि 1861 में हमें क्या क्या नया दिया गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत, दूसरा हम चर्चा करेंगे विकेंद्रीकरण की शुरुआत, तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता, और चौथा हम लोग चर्चा करेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और पांचवा हम चर्चा करेंगे नई विधान परिषदों की स्थापना, और फिर छठा हम पॉइंट की चर्चा करेंगे कि गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। तो ये कहीं ना कहीं एक नए सिचुएशन थे, एक नई विकास का दौर था, और यही कारण है कि अगर इस एक्सेप्टेंस को हम देखें तो लगता है कि चीज़ें सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है, और वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता भी है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें बिहार की भूमिका। अब ये क्वेश्चन आप जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो है ये दौर है 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त, ये 2 दौर है। जो है एक प्रस्तावना पेश करने की बात की गई, और दूसरा 9 अगस्त को शुरुआत की गई, और शुरुआत हुई जो है अगर हम बात करें तो भारत के जितने इमिनेंट पर्सनालिटी थे, जितने मजबूत पर्सनालिटी थे, सब लोग जो है वह गिरफ्तार कर लिए गए 9 अगस्त को सुबह में। 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक से बात शुरू होती है। 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक से
भारत छोड़ो आंदोलन की बात शुरू होती है और गांधी यहाँ पे एक नारा देते हैं और उस नारा को अगर हम बात करें तो वो है डू और डाई। गांधी जो इस एक्सेप्टेंस की बात करते हैं वह है आपका करो या मरो, है ना। तो गांधी की विचारधारा या गांधी की अगर हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डू और डाई यहाँ पे शुरू होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में संपूर्णता के साथ देखी जाती है, लेकिन अगर हम बिहार के सापेक्ष में देखें, है ना, हम अगर बिहार की भूमिका की बात करें तो यहाँ इसका असर बहुत रहा। और असर यह रहा कि जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने आज़ाद दस्ता की स्थापना भी की। बिहार में जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने आज़ाद दस्ता की स्थापना करके और ये एक नई शुरुआत, एक नई फॉर्म स्थापना की, और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें आगे तो जो है वह पटना के सचिवालय में 7 शहीद की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 7 शहीद जो पटना सचिवालय जो है गोलीकांड की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो भी बिहार को जो है एक अलग सा सचिवालय गोलीकांड की हम बात कर लेते हैं। तो ये भी बिहार की इसमें भूमिका जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने बिहार के भाग लिया था। महिलाओं की भूमिका से भी हम इनकार नहीं कर सकते। उषा मेहता जैसे लोगों ने अगर रेडियो के साथ जो है जुड़ करके लाभ देने की प्रयास की, तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो हमें ये लगेगा कि अलग अलग से विकास के दौर और आज़ाद दस्ता की अगर हम बात करें तो ये कह लें कि उस समय जयप्रकाश नारायण बिहार के एक प्रमुख नेतृत्व करता हुआ करते थे, लेकिन जो है वो जेल में बंद थे और वह दीपावली की रात जो है वो जेल से फान कर जेल से निकल करके और आ गए। और फिर नेपाल और कह सकते हैं मिथिलांचल का जो मधुबनी वाला एरिया है उसके बॉर्डर पे जाकर के नेपाल वाले और आज़ाद दस्ता की स्थापना की और उसमें देश की आज़ादी के लिए संगठन को शामिल किया। लोगों को जैसे मान लीजिए डाक तार सेवा को बाधित करना, सरकारी दफ्तर को जो है समस्या में डालना, बाधित करना, इस तरह के कार्य थे जो देश की आज़ादी के लिए मांग थी। और आज़ाद दस्ता के साथ जयप्रकाश नारायण के साथ चीज़ें डेवलप हुई। तो जहाँ भारत में, संपूर्ण भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, वहाँ बिहार में इसके साथ आज़ाद दस्ता की भी इम्पोर्टेंस चल रही थी। और बिहार में महिलाएं भी जग चुकी थी। कहा जाता है कि 1930 में 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ। क्या भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जब महिलाएं प्रथम बार जो है अपनी देहली यानी कि दरवाजे की जो मुख्य दरवाजे हैं उससे बाहर निकल करके घूंघट को हटा करके और प्रोहिबिशन ऑफ वाइन, शराब पर प्रतिबंध के लिए धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक की। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महिलाएं जग चुकी थी। और 1942 आते आते महिलाओं में व्यापक जो है असंतुष्टि हो गया था, समझदार हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि हम गुलाम देश में नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि जो है बहुत सारी महिलाएं बिहार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। सचिवालय गोलीकांड की भी हम चर्चा करेंगे जो इसी समय हुआ 11 अगस्त 1942 से। यहाँ पे 7 जो है वो विद्यार्थी शहीद हो गए थे, गोली चलवा दी गई। सचिवालय के जो ऊपर जो है झंडा फहराने के क्रम में गोली चला दी गई, जो है पटना की अगर हम बात करें तो जिला कलेक्टर के द्वारा घोषणा करने पर। और यहाँ 7 शहीद हो गए, जिसको लेकर के पूरे बिहार में जो है एक भयंकर जो है कह सकते हैं आक्रोश था। बिहार के लोगों को आपस में जो है एकजुटता को देखा गया और बिहार के लोग भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए। आप देखेंगे उसी दौर में पैरेलल गवर्नमेंट की भी बात हुई थी, समानांतर सरकार की भी बात हुई थी। और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का बलिया, जहाँ पे चीतू पांडे ने जो है कह सकते हैं कि बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार की बात की। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कह सकते हैं कि एक नए सिचुएशंस को डेवलप करता है। और यही कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका अहम है। एक और बात हम लोग ये कह लेंगे कि जो केंद्रीकरण सत्ता है, केंद्रीकृत सत्ता है, जो केंद्र से राज्यों की ओर उन्मुख हो रही है, जा रही है, उसमें आज़ाद दस्ता एक ऐसा है जो राज्य से केंद्र की ओर प्रसारित हो रही है ना। तो केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को केंद्रीकरण का जो दौर है वो कहीं ना कहीं एक व्यापकता को जोड़ता है, एक नई सिचुएशंस को जोड़ता है। और यही कारण है कि इस विचारधारा की हम बात करें, इस विचारधारा की डेवलपमेंट की बात करें तो नए सोच को
विकसित करता हुआ हमें देखना प्रतीत होता है, और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है, एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे जब हम चलते हैं तो इस बात की चर्चा हम लोग कर लेंगे कि जो उस समय महिलाओं की भूमिका भी, या पैरेलल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है कि समानांतर सरकार, है ना। तो समानांतर सरकार की भी जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा, एक नई सिस्टम को डेवलप करके समानांतर सरकार की बात की जाती है। और उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बलिया जो है यूपी का, और जो है चीतू पांडे के साथ जुड़ता है। और बिहार नज़दीक होने के कारण इसका असर बिहार तक दिखता है भाई। तो एक बहुत बड़ी सी विचारधारा। दूसरी बात ये कह लेंगे कि बिहार में आज़ाद दस्ता के जगह जगह पे कार्यालय बने हुए थे। पूरे मिथिलांचल, नॉर्थ बिहार की बात करें तो वहाँ पे इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से फैला, लोगों को के बीच आक्रोश था। इन लोगों ने अलग अलग से व्यापकता के साथ चीज़ों को जोड़ा, और फिर एक नई सिचुएशंस, एक नए विकास के दौर, एक नई विचारधारा को डेवलप करता हुआ देखा गया। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास संथाल विद्रोह है ना। संथाल की हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो भी जनजातीय विद्रोह हुए उसमें मुख्य रूप से दो ही की बात हम लोग चर्चा अक्सर किया करते हैं। एक तो हम लोग संथाल की बात कर लेते हैं, है ना, और दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं बिरसा की, है ना। संथाल और बिरसा ये दो है। संथाल की अगर हम बात करें तो 1855 से 56 के बीच में, 1855-56 के दौर में संथाल विद्रोह, और है ना 1895 से लेकर के और 1900 के बीच, खास करके अगर हम नज़दीक से देखें तो 1899 से 1900 के बीच जो है ये बिरसा मुंडा, है ना। तो ये दोनों विद्रोह जो है जनजातीय विद्रोह का स्वरूप था। अब आपको समझना होगा कि जनजातीय विद्रोह है कि अगर संथाल विद्रोह है तो सिर्फ संथाल विद्रोह की परिचय देकर के आप 2 मिनट में लिख दीजिए और चले आइए, तो नंबर आपके वही मिलेंगे जो सामान्य आज तक मिलते आए हैं। यहाँ बताइए कि जो जनजातीय समाज के लोग थे, आखिर उन्हें क्या समस्या हुई, है ना। तो अगर हम संथाल की बात करेंगे तो यह जो है भागलपुर के जो है राजमहल की पहाड़ियाँ, दमन एक कोह वाला एरिया था। और ये कारण से ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये गंगा बेसिन का मैदान था, गंगा यहाँ से गुजरती थी। और ये जो जगह है वह, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर रूप से बहुत, एग्रीकल्चर के रूप में बहुत फर्टाइल था, उपजाऊ था। और यही कारण है कि इस विकास की अवस्था की अगर हम बात करें, यही कारण है कि इस डेवलपमेंट की हम बात करें तो एक नई सोच कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाती है, और वो अपने आप में इम्पोर्टेंट भी होता है। तो हम लोग इस बात की चर्चा यहाँ अक्सर करते हैं कि किस तरह से ये डेवलप होगा। तो अगर हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संथाल विद्रोह की जो स्वरूप है वो किस तरह से डेवलप होगा। तो हम लोग संथाल विद्रोह में 1855 से 1856 की बात हम लोग कर लेते हैं। और इस दौर में जो एरिया है जो है वो, उसकी हम अगर बात करते हैं तो वह एरिया है राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ। और इसी एरिया में यहाँ हुआ। और इसको अगर हम लोग बात करें तो दमन एक कोह कह लेते थे। और ये अपने आप में दमन एक कोह वाला एरिया जो है इम्पोर्टेंट है ना। और अगर हम नज़दीक की बात करें तो कहाँ से ये नज़दीक है, किस तरह से डेवलप है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो बिहार का अंग प्रदेश है भागलपुर के आसपास, जहाँ पे आप देखिएगा हम लोग यहाँ मंजूसा कला भी पढ़े थे इसी क्षेत्र में, तो भागलपुर के आसपास जो है वो डेवलप हुआ। और जो है अगर हम बात करें इसकी विचारधारा की तो ये कह सकते हैं कि जो है संथाल विद्रोह में चांद भैरव, है ना, जो है तो ये इनकी हम बात करेंगे। और इसके जो प्रमुख जो स्वरूप थे वो अलग अलग हुए, इसके विकास की जो अवस्था थी वो अलग अलग हुआ, इसके जो विकसित स्वरूप थे वो कहीं ना कहीं जो है वो डेवलप थे। और ये संथाली जो लोग थे, इन लोगों को समस्या क्या था भाई कि इनके एरिया को, इनके जंगल को काटा जा रहा था। वह एग्रीकल्चर युक्त भूमि बनाने की प्रयास थी, या फिर ये कह लें कि कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज़ों को इच्छा था कि वहाँ ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए।
ऑफिस बना दिया जाए। और यही कारण है कि इस एरिया की अगर हम विकास की अवस्था की बात करें, इस एरिया की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो अलग अलग से सिचुएशंस के साथ वो जुड़ जाता है। और यही कारण है कि अगर हम इस विकास की अवस्था की बात करें तो ये कह सकते हैं, है ना, कि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। संथाल जो लोग थे वो सीधे साधे लोग थे और इनके साथ छल हुआ संथाल, और फिर वो भारतीयों को भी अपना समझ लिए, जबकि भारतीय के रूप में जो वहाँ दिख रहे थे वो शायद इनके सपोर्टर ना होकर के ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। और यही कारण था कि उस समय वहाँ भी समस्या हुई। और ये समस्या का निदान के लिए हम अलग अलग से विचारधारा की बात करते हैं, है ना। तो संथाल विद्रोह अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। चांद और भैरव की हम बात कर लेते हैं तो एक प्रमुख लोग हैं जो यहाँ लीडरशिप किए, संथाली लोग थे। और इन्होंने भारतीयों पर विश्वास किया और भारतीयों ने इन्हें धोखा दिया, है ना। भारतीयों पर विश्वास किया, इनको लगता था कि हम सब भारतीय एक हैं अंग्रेज़ों के साथ, जो है हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम एक साथ बैठ कर के एक साथ हम लोग युद्ध में लड़ेंगे। और ऐसा हुआ नहीं। समस्या जहाँ थी, जैसे आप 1857 का रिवोल्ट को देखिए, तो एक चीज़ जो सामने महसूस होता है वो ये होता है कि 1857 के विद्रोह के दौर में कुछ भारतीय थे जो भारतीय हो के भी भारतीयों का समर्थन नहीं किए। क्या भाई? भारतीय हो के भी भारतीयों का समर्थन नहीं किए। और यही कारण था कि उस व्यापकता की हम बात कर लें, यही कारण था कि उस दौर की हम समस्या की बात कर लें तो अलग अलग से डेवलपमेंट के साथ जुड़ता रहा। और यही कारण है कि वो डेवलप नहीं हुआ, चीज़ें अलग अलग हो गई और ये विकास में जो है बाधक रहा। ये जो है इनकी विश्वास को तोड़ने वाला रहा, इनकी विश्वास को एक नई स्वरूप देने वाला रहा। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नए स्वरूप को डेवलप करता हुआ मिला और ये इम्पोर्टेंट था। संथालों की हार हुई, इसके पीछे कारण था इनके पास योजना नहीं थी। और यह जो है ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, या जो भी लोग थे जो भारतीय थे उनके प्रति विश्वास। और यही कारण था कि यहाँ पे आस्था भी टूटी, विश्वास भी टूटा। और अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे अपनी रणनीति या योजना को जो है क्रियान्वयन करने में सफल रहे, है ना। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार फिर, और वो हमारा है पटना कलम चित्रकला, है ना। अब ये देखेंगे कब, औरंगजेब के शासन के बाद। है ना। ये औरंगजेब जो है वो, अगर हम बात करते हैं तो ये पेंटिंग, है ना, चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। म्यूजिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद होगा आप लोग को, है ना। अभी जो है ये सब पे बैन जो लगाया, ये जो बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध लगाने के कारण जो है औरंगजेब के दरबार से जो लोग थे वो अपने अपने क्षेत्र में पलायन कर गए। अब देखिएगा औरंगजेब का समय की अगर हम बात करते हैं तो क्या समय है औरंगजेब का, तो वो होगा आपका 1658 टू 1707, यही समय है। 1658 से 1707, बातों को समझिएगा। औरंगजेब की अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि औरंगजेब के समय में जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे मान लीजिए शाही शादी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। जजिया कर पुनः शुरू कर दिया गया, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया गया, तीर्थ यात्रा कर को फिर शुरू कर दिया गया जो समाप्त किया गया था, है ना। तुलादान परंपरा जो था वो एक अलग सा तुलादान परंपरा को लेकर के जो है वो तुलादान की समस्या समाप्त करने की बात थी, उसको भी प्रतिबंध लगाया। तो कहने का आशय ये था कि बहुत सारा उसमें पेंटिंग और म्यूजिक को भी, चित्रकला को भी और संगीत कला को भी प्रतिबंध लगा दिया। अब संगीतकार चित्रकार करे क्या भाई, तो वो अपने अपने क्षेत्रों में
उन्मुख हो गए, पलायन कर गए। और इसी पलायन के दौर में जो औरंगजेब के दरबार में बिहार और उसके आसपास के जो चित्रकार थे वह पटना, दानापुर, पटना सिटी, कुम्हरार इस क्षेत्र में आकर के बस गए। अब भाई इनके पास तो कोई दूसरा जो है रोजगार और दूसरा दिमाग था नहीं। जैसे किसी क्रिकेटर से पूछेंगे आप कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या करते, तो क्या कहता कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आता है, वो क्रिकेट खेलना आता है, तो मैं सिर्फ क्रिकेटर ही होता, बाकी मैं कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से जो पेंटिंग करता है, जो व्यक्ति म्यूजिक की जो है सीखता है, जो म्यूजिक को जानता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये कह लेंगे कि पेंटिंग वाले व्यक्ति चित्रकारी ही कर सकता है। दूसरा फील्ड में तो वो जाएगा तो वहाँ पे जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वहाँ पे उसका मन भी न लगे, हो सकता है कि वहाँ पे वो जो एरिया है उसका जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो। तो ये अपने आप में बहुत प्रतिबंधित और जो एक अलग क्षेत्र था। और यही कारण है कि इस विचारधारा की अगर हम बात करें, इसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं नए स्वरूप को डेवलप करता है। और यही कारण है कि प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर इस प्रतिबंध लगाने के बाद जो है बिहार का वो क्षेत्र जहाँ पे पटना कलम का विकास हुआ, अगर हम बात करते हैं तो वो जो है पटना हो गया, है ना। पटना के आसपास के जो एरिया है, कुम्भरार, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है दानापुर, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पटना सिटी। इस एरिया के आसपास जो है यहाँ विकास हुआ, यहाँ जो है क्या कहते हैं भाई, यहाँ विकास शुरू हुई। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यहाँ विकास शुरू हुआ, है ना। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रतिबंध की बात करें, नए एक्सेप्टेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं यह नए स्वरूप को डेवलप करता है और वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ आकर के जो है पटना कलम विकसित हुआ। और यहाँ जो चित्रकारी बनाई गई उसको हम लोग पटना कलम के नाम से जाने, है ना। क्या भाई, पटना कलम के नाम से जाने। और फिर इसमें अलग अलग तरह के चित्र और चित्रों की जो है प्रसिद्धि की बात की गई, है ना। दूसरा ये था कि अंग्रेज़ों ने भी इसका समर्थन किया। अंग्रेज जो थे उस समय, उसका अगर हम बात करें तो वो लोग भी इसके जो चित्र थे इसमें इतनी सुंदरता थी। जैसे मान लीजिए कि जो महिला है वो घड़ा बनाते हुए महिला, कुम्हार की फ़ोटो, है ना, मछली पकड़ते हुए, मछली बनाते हुए महिला। तो ये जो फोटो इस तरह से जो मिलता है वो कहीं ना कहीं पटना कलम को डेवलप करता है। और यही कारण है कि पटना कलम के जो नाम से चित्रकला जो प्रसिद्ध हुआ वो पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। धीरे धीरे इसका जो विस्तार है बंगाल तक होता गया। हालांकि अभी भी ज़रूरत है बिहार के लोगों को कि पटना कलम का जो क्षेत्र है, जो पटना कलम की जो चित्र शैलियाँ हैं उसको विकसित करें, उसको बढ़ावा दें। उसके लिए जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की मजबूत करने की ज़रूरत है, जिस कारण से जो है एक बार फिर हमारी कला संस्कृति को मजबूत जो है स्थान मिले और उसको प्रखरता हो। आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग से हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। एक तो मौर्य कला की जो हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है एक तो नाम हमारे पास आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में, है ना, जिसके समय में जो भी आर्ट की डेवलपमेंट हुई, जो बुनावट हुई, उसकी हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं अशोक की, है ना। अशोका जो है उस दौर में। और दो आर्ट की जो हम लोग खास करके बात करते हैं, एक तो हम लोग जो है रॉयल आर्ट की चर्चा कर लेते हैं, रॉयल आर्ट, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शाही कला, रॉयल आर्ट, है ना। और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं भाई, पॉपुलर आर्ट, है ना, पॉपुलर आर्ट। और ये है महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण कला की हम बात कर लेते हैं जो पॉपुलर आर्ट है। जैसे पटना और आसपास, मतलब जो राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या मौर्य वंश के समय में जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र के आसपास जो भी कला का विकास हुआ सब रॉयल आर्ट के उदाहरण है। लेकिन हम बाद में बात करते हैं मथुरा की। अगर हम शैली की बात करते हैं, मथुरा में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की बात करते हैं। हम लोग भारत से
सॉरी जो है भोपाल के आसपास सांची की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए स्वरूप को, एक नए डेवलपमेंट को जो है वो जन्म देता है। और यही कारण है कि इस विकास की अवस्था को ये जो है अपनी एक स्वरूप के रूप में डेवलप किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट भी है, नए सिचुएशंस के साथ है, नए विकास की अवस्था में है। और यही कारण है कि यहाँ जो भी चित्रकला की जो शैलियाँ हैं वो जो है उस समय की जो स्तंभ लेख की हम बात करते हैं, है ना, या जो है चित्रकला की अलग शैली की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस समय की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, इसके डेवलपमेंट हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। हम लोग शाही कला की बात कर लेंगे, कला के निर्माण में स्थापत्य की चर्चा हम लोग कर लेंगे, है ना। उसके बाद जो है निर्माण की अलग अलग विधियाँ, निर्माण की अलग अलग विधि की चर्चा हम कर लेंगे। और यही कारण है कि ये प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है कि जो भी बीपीएससी की तैयारी शुरू करता है उसको 3-4 चीज़ तो आता ही है, पटना कला, मौर्य कला, पाल कला, है ना। ये तीनों तो आता है पहले से ही, इसमें कुछ है नहीं। और यही कारण है कि इसको बहुत मैं भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ। आगे चीज़ों को देखते हैं एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव था, इसको भी व्याख्या कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम लोग डेवलपमेंट के साथ देखें तो देख लीजिए एक बार। चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो नई तकनीक के नए विकास के दौर, है ना, चंपारण। और ये जो है तीनकथिया पद्धति को लेकर के फेमस था, है ना। हम लोग चर्चा कर लेंगे तीनकथिया पद्धति, यानी कि 3/20। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, लोकल लीडर थे। स्थानीय नेता की हम बात कर लेते हैं यहाँ, है ना। और वो थे राजकुमार शुक्ल, जिनके प्रयासों के जो है अथक प्रयासों ने जो है गांधी को बिहार बुलाया। इसके बाद जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता की हम बात कर लेते हैं। और गांधी की भारतीय राजनीति में, है ना, यहीं से शुरुआत मानी जाती है। गांधी की भारतीय राजनीति में यहीं से शुरुआत, और ये सफल शुरुआत मानी जाती है महात्मा गांधी की। कहीं ना कहीं नए डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं एक नए अप्रोच के साथ ये चीज़ें दिखने लगता है। और गांधी के साथ कुछ लोग और जाते हैं। चंपारण जो है वो राष्ट्रीय रूप में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ा, अगर ये बात की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है जो इसको हम देखेंगे इसी में। तो पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए विकास को हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, एक नए विकास को सृजित करते हैं। और यही कारण है कि चंपारण की अगर हम विकास की यात्रा की बात करें तो अलग से सिचुएशन डेवलप होते हैं। गांधी के साथ जो लोग गए, अगर हम उनकी बात करें कि गांधी के साथ कौन कौन लोग गए, तो उसमें एक नाम है नरहरि पारिक, है ना। एक नाम है गांधी के साथ इस आंदोलन में शामिल होने वाले महादेव देसाई, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी हैं, सिन्हा भी लिखते हैं कहीं कहीं, है ना। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात कर लेते हैं।
तो ये जो है नरहरि परीख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, है ना, तो ये सारे लोग जो है गांधी के साथ आए। और बिहार में जो समस्या क्या था कि नील की खेती की समस्या थी, है ना, नील की खेती। और कितने भागों में भाई? तो 3/20, यानी कि 20 भागों में 3 भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था, है ना। अब एक बात आप समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, सब कुछ लिखना संभव नहीं है, कि चंपारण सत्याग्रह में जो सबसे प्रबल या मजबूत चीजें सामने होके आती है, अगर हम उसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौर में हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस थे, अलग अलग डेवलपमेंट था। ये तो आंदोलन पहले से चला आ रहा था, नील की खेती तो पहले से चली आ रही थी। तो आखिर एकाएक क्या समस्या हुआ कि यहाँ के लोग परेशान हो गए? तो इसके इतिहास के प्राचीर में हमको जाना पड़ेगा और फिर समझना होगा कि अगर हम विकास की अवस्था की बात करें, अगर हम विकास की डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सबसे मजबूत कड़ी बन के सामने आ रहा है, जो सबसे मजबूत है 1914 से 18 का फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में अगर हम देखेंगे तो जर्मनी की जो आर्टिफिशियल इंडिगो था, जो जर्मनी एक देश है जिसको विश्व बाजार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया। अब समझिएगा, जर्मनी की जो कृत्रिम नील थी, है ना, जर्मनी की जो आर्टिफिशियल इंडिगो की हम बात कर लेते हैं, कृत्रिम नील की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई समस्या का समाधान था, एक नए विकास का दौर था। कृत्रिम नील को जो है वर्ल्ड मार्केट में बैन कर दिया गया, जो विश्व बाजार था वहां बैन कर दिया गया। अब भाई बैन करने से, जर्मनी की चीज़ों को रोकने से जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, वो तो मांग तो बनी रहेगी ना। तो नील के दाम में एकाएक 200 से 300% इजाफा हो गया, जो है विश्व बाजार में नील की मांग तेजी से बढ़ गई। अब ये समस्या इतनी तीव्र हो गई कि नील की खेती के जो भी किसान थे उन पर दबाव डालकर खेती कराया जाने लगा, उनसे अधिक से अधिक कमाने की बात की गई। चंपारण जो एरिया है बिहार का, वहाँ पे किसान दो तरह के थे, एक तो बटाईदार थे, एक के पास अपनी भूमि थी। तो एक तो ऐसा किसान थे जो अंग्रेजों के जमीन पर पट्टा लेकर के खेती करते थे, तो उन्हें कोई समस्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उनको बस ये था कि उनको जो आसानी से खेती कर रहे थे, अब रूल हार्ड एंड फास्ट हो गया, तो उनको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ रहा था। लेकिन जो किसान की अपनी ज़मीन थी, जिसका वो कर टैक्स भरते थे, वह किसान समस्या में आ गए, क्योंकि उनको जो है दबाव डालकर खेती कराया जाने लगा। और नील खेती में एक समस्या था कि एक तो पैसा बहुत कम मिलता था अंग्रेजों की तरफ से, दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या सामने थी कि नील की फलियाँ जब फलता है तो वह ज़मीन पे गिरता है और उसको टूटने से ज़मीन की नाइट्रोजन कमज़ोर हो जाता है, और जब नाइट्रोजन कमज़ोर होगा तो ज़मीन फर्टाइल नहीं होगा, बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा ज़मीन, और बंजर ज़मीन होगा तो फिर खेती तो उसी पे करना है, तो वो ज़मीन तो बर्बाद हुआ, लेकिन टैक्स तो आपको प्रॉपर भरना है। तो इस कारण से किसान समस्या में थे और राजकुमार शुक्ल जाकर गांधी से मिले, चीज़ों को सुलझाया गया, और फिर चीज़ों को सुलझाने के बाद एक नई सिचुएशंस बनी, और तब ये कहा गया कि अब ये कहीं ना कहीं नई व्यापकता के साथ जुड़ता है, नई एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ता है। और यही कारण है कि अगर हम इस विचारधारा की बात करें, इस सिचुएशंस की बात करें, इसके समन्वय की बात करें, तो हमारे पास नई जो विकास की गति थी वो आगे आता है। चंपारण में गांधी जाते हैं, लेकिन मोतिहारी का जो जिला कलेक्टर है वो गांधी पर प्रतिबंध लगा देता है। क्या भाई? गांधी पर प्रतिबंध लगा देता है, और फिर गांधी उसको मानने से इनकार करते हैं, और गांधी घर घर घूमते हैं, है ना। गांधी ने यहाँ जो है अवज्ञा की भी बात की, बातों को मानने से इनकार कर दिया, और गांधी घर घर घूमते हैं, लोगों की समस्या को जानते हैं, और तब उनको महसूस होता है कि नहीं, यहाँ की समस्या वास्तव में बहुत विकराल है।
प्राथमिक दौर में तो गांधी को लगा कि ये समस्या सामान्य है, बहुत समस्या है ही नहीं। लेकिन बाद में जब गांधी ने चीज़ों को देखा तो वो परेशान हो गए, उनको लगा कि नहीं, किसान वास्तव में समस्या में है, और यही कारण है कि गांधी ने उनके साथ दिया और अंग्रेज़ों को अंततः कहना पड़ा कि अब इस वर्ष तो जो खेती हो गई है, तो गांधी अप्रैल के महीने में गए थे तो कहा गया कि इस वर्ष जो खेती हो गई है, अगले साल जो निलहे हैं, जो किसान हैं, उनको हम लोग परेशान नहीं करेंगे, और हम जो आसामी हैं, हमारे जो मतलब जो लोग हैं और जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारा सोच है, वो जो है हम लोग परिवर्तन कर देंगे और हम जो है दबाव डाल करके नील की खेती नहीं कराएंगे। और गांधी की ये बहुत बड़ी जीत थी, और यही कारण है गांधी की जो विचारधारा है वो नए डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है। और हम आगे जाते हैं, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा का फैलाव का परीक्षण कीजिए। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वह बिहार को हमेशा से एक डेवलपमेंट के साथ जोड़ता है, वेस्टर्न एजुकेशन। और अगर हम बात करते हैं बिहार के सिचुएशंस की, तो कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा को डेवलप करते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जो शिक्षा की जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को जोड़ें, है ना, जो टेक्नोलॉजी के जो एजुकेशन है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मेडिकल के ओर जो हम जोड़ते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट, है ना। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग चर्चा कर लेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन, है ना। और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बिहार की डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पश्चिमी शिक्षा का विकास, तो जो प्रौद्योगिकी है इसका जो विकास की जो दौर है, अगर हम बात करते हैं पटना में NIT की स्थापना, बाद में IIT की स्थापना अब तो हो चुकी है ना। MBA के लिए, मेडिकल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, चिकित्सा के लिए, तो पटना में PMCH, पटना में NMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अब तो पटना में एम्स भी हो चुका है ना। तो एक अलग से सिचुएशंस डेवलप हो रहे हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में, तो जो IIM की स्थापना जो है गया में अब तो हुई है, शुरुआत दौर में इस तरह का नहीं था। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो शुरुआत दौर से ही पूसा जो है वो समस्तीपुर में जो है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूसा में जो है एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट की बात की गई। और वेस्टर्न एजुकेशन की एक विचारधारा की अगर हम बात करते हैं, नए सिचुएशंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यापकता के साथ जोड़ता है, विचारधारा के साथ जोड़ता है। और ये बिहार की जो एजुकेशन की डेवलपमेंट था वो डेवलप हुआ। लेकिन अब हम ये चर्चा करेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन कब, कैसे। तो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए हम लोग को पहले प्राइमरी स्कूल से जो है, मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल से शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यही कारण है कि पहले चरण में कुछ जिलों में जिला स्कूल की स्थापना की गई, जिस कारण से बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक है वह बहुत मजबूत हो। फिर दूसरे चरण में कुछ जिला स्कूल की स्थापना की गई, और बिहार में तकनीकी रूप से जो है मजबूत शिक्षा देने के लिए जो आधारभूत शिक्षा है, जो बेसिक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर है, बेसिक जो एजुकेशन है, उसको मजबूत करने की बात की गई, उसको डेवलप करने की बात की गई। और यही कारण है कि अगर हम बिहार के विकास की बात करें, बिहार की डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें जो हमारी तकनीकी शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास जो प्रौद्योगिकी के रूप में शिक्षा की डेवलपमेंट है, चिकित्सा है, प्रबंधन है, या फिर जो है हमारी कृषि के क्षेत्र में जो विकास है, ये सब इसी स्वरूप में आ जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ BA BCom और जो है और BSc करके जो डेवलपमेंट को छोड़ते थे, जहाँ पे शिक्षा हमें डिग्री तो देती थी लेकिन अलग से कोई योगदान नहीं होता था। या फिर कह सकते हैं ग्लोबल जो बाज़ार है वहाँ पे हम अगर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, हमारे पास मैनेजमेंट की डिग्री हो, एग्रीकल्चर की डिग्री हो, तो उसका एक अलग सा वैल्यू है। और प्रोफेशनल जो एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात की गई। और ये 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, खास करके उस दौर में, उसके मध्य के दौर में अगर हम बात करें, तो बहुत तेज़ी से विकास होने लगा। और ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण भी रहा,
डेवलप भी रहा और चीज़ें जो है वो एक साथ डेवलप होती रही, जो कहीं ना कहीं एक संचार के रूप में विकसित होने का प्रमाण देता है। अब हम चीज़ों को यहीं पे आज की क्लास को रोकेंगे। पहले हम समझेंगे कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। तो जो है हम लोगों ने 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन शुरुआत में किए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना। और वो क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के हैं उसको आप 110 या 100 वर्ड, मतलब मिनिमम 100, अधिकतम जो है 110 वर्ड तक आप उसको लिख सकते हैं। और लिख करके और फिर जो है व्यापकता के साथ उसको जोड़ सकते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिशियल हो जाएगी, चीज़ें डेवलप हो जाएगा और वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग क्या करें, तो हम चर्चा कर लेंगे। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें 100 वर्ड्स के आसपास लिखें, और इसके बाद जो 450 वर्ड के आसपास के जो क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात कर ले तो अलग से सिचुएशंस डेवलप होंगे और 450 वर्ड वाले क्वेश्चन जो है डेवलप होंगे। तो एक बात समझिएगा कि अगर हम लोग 8 और 7 मार्क्स वाली की बात कर लेते हैं पहले, कि जो 8 मार्क्स है और 7 मार्क्स के हैं, इसमें हम लोग को 100 से 100 से 110 वर्ड हमें लिखना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो है वह 45% जो है वो हम फैक्ट डाल देंगे और 55% जो है वो हम लोग कंसेप्ट की डेवलपमेंट को डेवलप करेंगे, कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं भूमिका, और फिर कंक्लूजन, जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं निष्कर्ष। ये बात करें तो इसमें करीब 40 वर्ड यहीं से होना चाहिए। बाकी जो 60 वर्ड 70 वर्ड है उसमें एक्सप्लेनेशन है ना, जो 60 से 70 वर्ड हैं उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा हो गया 8 से 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। और उसके आगे जब हम चलेंगे हमारे पास जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग को लगभग 450 वर्ड इसमें लिखने होंगे। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें 20% ही फैक्ट्स की बात कर लेते हैं और 80% जो है वह कंसेप्ट हो। और साथ ही एक और बात को हम बात करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका ये हो 40 से 50 वर्ड, और कंक्लूजन जो हो यानी कि निष्कर्ष ये भी हमारा 40 से 50 वर्ड का होना चाहिए। और यही सबसे बेसिक है ना। तो ये हम लोग मेंस के तौर में इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नंबर आपको कम आएगा, आप अच्छा लिख के आएंगे और नंबर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है लूसेंट और क्राउन की किताब से जो पढ़े हैं उसको लिख करके चले आएंगे। किसमें जो है आपका उस सेक्शन में जो लॉन्ग सेक्शन है 38 मार्क्स का है, तो ये नहीं चलेगा। तो 38 मार्क्स या फिर 36 मार्क्स वाले में हमें ध्यान देना है कि ये फॉर्म को अपनाएंगे और उसमें वो है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी फिर जल्दी ही अन्य विषयों के साथ है ना मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।